हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में भी जाके आप लोग इसके बाकी सेगमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे प्रीएम्बल के बारे में पूछा गया कि ये जो चार चीजें दी गई इनमें से कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें प्रीएम्बल से हमें डायरेक्टली पता चलती है। प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना जो है उसका सबसे पहले यूज जो किया गया था वो किया गया था यूएसए के द्वारा। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले प्रीएम्बल का प्रोविजन इंक्लूड किया गया था। उस प्रीएम्बल में होता क्या है कि जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है किसी कंट्री का, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो सब के बारे में बात जो है वो प्रीएम्बल में की जाती है। मेनली अगर देखा जाए तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या समरी है, क्या उसका मेन एसेंस है, उसके बारे में बात प्रीएम्बल में की जाती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसके चार मेन कंपोनेंट है। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी दी गई है वो लोगों को दी गई है, मतलब कि इंडिया के जो लोग हैं उनके पास में सोर्स ऑफ अथॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब कि इंडियन स्टेट जो है पूरी कंट्री की यहाँ पे बात की जा रही है, उसकी नेचर कैसी कि वो सोवन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक कंट्री है। थर्ड यहाँ पे किया जाता है कि जो भी आइडियल्स हैं उन सबको अचीव किया जाए या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको अचीव किया जाए, जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया या फिर फ्रेटर्निटी हो गया। और डेट ऑफ अडॉप्शन की अगर हम बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था यानी कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जब अडॉप्ट किया गया था वो उसके बारे में भी मेंशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें की जाती है। तो यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट है ये सही हो जाएंगे। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्रीएम्बल के बारे में ही कुछ पूछा गया है कि जैसे प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसके बारे में किस केस में, जो यहाँ पे कई सारे केस दिए गए हैं जैसे कि केशवानंद भारती केस हो गया, एलआईसी ऑफ इंडिया केस हो गया या फिर गोलखनाथ केस हो गया या फिर बेरोबारी केसेस हो गया, तो इनमें से किस केस में, किन किन केसेस में जो प्रीएम्बल है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया था। तो जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा प्रीएम्बल पे वोट वगैरह किए गए थे तो उस टाइम पे प्रीएम्बल जो था उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वहां पे मेंशन किया गया था। फिर उसके बाद में जो 1960 में 1960 में एक केस होता है जिसको कि बेरूबारी केस के नाम से जाना जाता है या फिर बेरूबारी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो था इंडिया का उसके द्वारा बोला गया था कि जो प्रीएम्बल है वो जनरल पर्पज शो करता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी, इस वजह से जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद में 13 साल बाद में, मतलब कि 1973 में 1973 में एक और केस होता है जिसको कि केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद के ही डिसीजन को ओवर रूल करके बोलता है कि जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर उसके बाद में एक केस और आता है 1995 में 1995 में, जिसको कि एलआईसी ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट वापस से दोबारा यही बोलता है कि जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर हम बात करें जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ऐसा किस केस में बोला गया, तो वो बोला गया था पहला केशवानंद भारती केस में 1973 में। उसके अलावा बोला गया था एलआईसी ऑफ इंडिया का केस जो कि 1995 का था। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों सही है, बाकी दोनों यहाँ पे गलत है। सो और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो प्रीएम्बल है उसमें कई सारी चीजें मेंशन है, जैसे कि सॉवरन जिसको कि संप्रभु बोलते हैं, डेमोक्रेटिक जिसको लोकतांत्रिक बोलते हैं, और सोशलिस्ट जिसको कि समाजवादी बोला जाता है, सेकुलर जिसको धर्मनिरपेक्ष, और रिपब्लिक जिसको गणराज्य बोला जाता है। तो इनमें से इनका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा है, तो प्रीएम्बल जो है उसमें डायरेक्टली ये मेंशन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले सोवन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेकुलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है, फिर रिपब्लिक आता है। और यहाँ पे अगर एक चीज के बारे में और बात करें, 1976 का एक अमेंडमेंट एक्ट था जिसको कि 42वां कानून संशोधन अधिनियम हम बोलते हैं। उसके तहत दो वर्ड यूज किए गए थे, दो वर्ड तो यहाँ पे ऐड किए ही गए थे, जैसे कि एक सोशलिस्ट ऐड किया गया था और एक किया गया था सेकुलर। उसके अलावा एक इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड किया गया था, जो प्रियम्बल है उसके लास्ट में पहले यूनियन ऑफ द नेशन होता था, फिर उस वर्ड को चेंज करके यूनियन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया था। ये सारी चीजें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में की गई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है सबसे पहले शोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली प्रियम्बल के इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है। जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रियम्बल आता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो प्रियम्बल था उसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसमें कई सारे चेंजेस किए गए थे। तो हमारा जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, जैसे बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि केशवानंद भारती केस और एलआईसी का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। उसके अलावा सी यहाँ पे दिया गया जो प्रियम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट होने के बाद में फॉर्मुलेट किया गया था। हाँ, ये सही बात है, जब प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बाकी बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पहले से ही लागू हो चुका था और उसके बाद में जो प्रियम्बल था उसको इनेक्ट किया गया था। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी बेरुबारी यूनियन केस में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है। तो हमारा इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे तीन वर्ड्स के बारे में पूछा गया है, जैसे कि लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन है। तो इनको कहाँ से लिया गया है? तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे कि रिपब्लिक का जो मेन प्रिंसिपल है, या उसके अलावा जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इन सब की जो आइडियल्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंक्लूडेड हैं, उन सबको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में ये आइडियल्स जो आए थे वो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत आए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में 1789 में हुआ था, उसकी वजह से ही फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इन वर्ड्स को ऐड किया गया। तो वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल में ये वर्ड्स हैं उनको बोरो किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है ये एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है। और सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि जो जस्टिस है, प्रीएम्बल में जिस जस्टिस के बारे में बात की जाती है, उस जस्टिस का जो मेन प्रोविजन है उसको रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर है, मतलब कि वहां से बोरो किया गया। तो जो वर्ड है यहाँ पे इंटीग्रिटी, पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वर्ड जो है यहाँ पे इंटीग्रिटी, जिसको कि प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। पहले वहां पे यूनिटी ऑफ द नेशन होता था, बाद में उसको चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हो गया। मतलब कि जो एक कंट्री है उसकी इंटीग्रिटी और यूनिटी के बारे में उस वर्ड में बात की जाती है। तो कंट्री के बारे में यहाँ पे बात करें तो कंट्री का कोई स्पेसिफिक एरिया होगा, उसके बारे में ही वहां पे बात की जा रही है, उसके बाहर तो वो चीज लागू होगी ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से जो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है वो एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो जस्टिस जो है, जस्टिस मतलब जैसे कि सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, या फिर पॉलिटिकल जस्टिस, इन सब के बारे में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें बात की जाती है। और ये सारे प्रोविजन जो है रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए थे, जो कि 1917 का एक रेवोल्यूशन था, उसके तहत
इन सारे वर्ड्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है उसमें इंक्लूड किया गया। जैसे सोशल जस्टिस, जिसका मतलब यहाँ पे जो भी सिटीजन है उन सबको इक्वली ट्रीट करना बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शंस के, और इकोनॉमिक जस्टिस होता है जिसमें कि मतलब जो लोग हैं उन सबको उनके इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब जो भी सिटीजन है उन सबके पास में इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। तो इस टाइप का जो जस्टिस है उसके बारे में बात प्रीएम्बल में की जाती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाएंगे। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, जो प्रीएम्बल है उसमें ये बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो अथॉरिटी है उसको प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति जो भारत के हैं उनसे ड्रॉ करता है। सेकंड यहाँ पे दिया गया जो प्रीएम्बल है उसमें जो सेकुलरिज्म के बारे में बात की जाती है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल जो है उसमें ये बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो अथॉरिटी है वो लोगों से ड्रॉ की जाती है। ठीक है, लोगों से ड्राइव उसको किया जाता है, जो इंडिया के लोग हैं उन सबसे ड्राइव किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट से। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो इंडिया में प्रीएम्बल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो सेकुलरिज्म की बात की जाती है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो भी रिलीजन हमारी कंट्री में उन सबको सेम स्टेटस दिया जाता है और कंट्री से उनको सेम टाइप का ही सपोर्ट मिलता है। उस टाइप का जो सेकुलरिज्म होता है उसको पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोला जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत है। सो और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली रिपब्लिक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, द हेड ऑफ स्टेट जो होता है उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए। सेकंड यहाँ पे बोला गया जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है 5 साल के पीरियड के लिए। और थर्ड यहाँ पे दिया गया है कि जो रिपब्लिक है उसका मतलब यहाँ पे होता है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो लोगों में वेस्ट होती है, मतलब कि लोगों में निहित होती है। तो इंडिया में जहाँ पे जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है जिसको कि प्रेसिडेंट बोला जाता है, उनको इनडायरेक्टली 5 साल के पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली। और इंडिया जो है वो रिपब्लिक कंट्री बनी थी 1950 में, 1950 में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ही जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू किया गया था, उसको अडॉप्ट किया गया था। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे सिंपल टर्म हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जिसमें लोग जो होते हैं या फिर लोगों का कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ कंट्रोल रखता है। ऐसा बेसिकली थ्योरी के बेसिस पे हम समझ सकते हैं। बट अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो जो इसका पहला स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा, जो हेड ऑफ स्टेट है उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए, यानी कि 5 साल के लिए। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। वैसे सही है कि 5 साल के पीरियड के लिए, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली होना चाहिए था। और थर्ड यहाँ पे दिया गया जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो लोगों में निहित होती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे सही है। सेकंड गलत है, बस फर्स्ट एंड थर्ड आर सही। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली प्रीएम्बल के रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि इंडिया में जो सोशलिज्म के बारे में बात की जाती है वो एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, एक साम्यवादी समाजवाद है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो सेक्युलरिज्म की बात की जाती है उसके नेगेटिव कंसेप्ट के सेक्युलरिज्म की बात की जाती है, मतलब कि कोई भी रिलीजन जो है उसको ना तो इंडिया के द्वारा फेवर किया जाता है ना ही सपोर्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा। स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री के बारे में बात की जा रही है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो सेकंड स्टेटमेंट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पे जो सेकुलरिज्म की बात की जाती है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म के बारे में बात की जाती है। सारे रिलीजन को जो स्टेट है उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है और फेवर किया जाता है। तो पहला सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बेसिकली जो इंडिया में सोशलिज्म के बारे में बात की जाती है या फिर इंडिया में जो ब्रांड है सोशलिज्म को लेके वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसमें मतलब एक मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें फेथ होती है, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इस टाइप का जो सोशलिज्म है इंडिया में वो है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत तो था ही, फर्स्ट भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो और करेक्ट आंसर विल बी यहाँ पे डी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।